हेलो दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी नई सोच और नई अप्रोच इन फोकस में आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है साइबर क्राइम। मतलब साइबर अपराध, मतलब नेटवर्क और कंप्यूटर के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। अभी बीते कुछ दिनों से न्यूज़ में एक टॉपिक बहुत बहुत फैल रहा है, जो है टेलीग्राम को लेकर के, जिस पे एलिगेशन लगाए गए हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जो टेलीग्राम है उसका एक मेन रोल पाया गया है। और इसी के चलते हुए जो उसके सीईओ हैं पोवेल डुरोव, उनको भी फ्रांस में अरेस्ट कर लिया गया है। तो जब ऐसी कुछ गहमा गहमी चल रही थी तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना साइबर क्राइम के ऊपर हमें भी एक एजुकेशनल वीडियो करना चाहिए और सभी लोगों तक ये पहुंचाना चाहिए कि आखिरकार साइबर क्राइम है क्या और भारत में इसके लिए क्या क्या लॉज हैं और क्या क्या सजाएं हो सकती हैं लोगों को जो ऐसे कामों में इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साइबर क्राइम है क्या? सबसे पहले बात करेंगे साइबर क्राइम क्या है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कुछ और चीज़ें, ठीक है। तो देखिए, साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होता है? कंप्यूटर भी शामिल होता है और नेटवर्क भी शामिल होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर और नेटवर्क दोनों शामिल होते हैं। किसी भी कंप्यूटर का आपराधिक स्थान पर मिलना या कंप्यूटर से कोई अपराध करना कंप्यूटर अपराध कहलाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा सीन हुआ है जहां पर कोई अपराध हुआ है और वहां पर एक कंप्यूटर मिलता है, ठीक है, या उसी कंप्यूटर से कोई अपराध किया जाता है, तो फिर वो सब किसके कैटेगरी में आते हैं? वो कंप्यूटर अपराध की कैटेगरी में आते हैं। कंप्यूटर अपराध में नेटवर्क शामिल नहीं होता है। कंप्यूटर अपराध में नेटवर्क शामिल नहीं होता है। किसी की निजी जानकारी को प्राप्त करना और उसका गलत इस्तेमाल करना, ठीक है, ये कंप्यूटर अपराध में होता है। मतलब मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, उसमें से आपने उसके कुछ कॉन्फिडेंशियल जानकारी निकाल ली किसी व्यक्ति ने, तो फिर वो कंप्यूटर अपराध के अंतर्गत आएगा, ठीक है। किसी भी निजी कंप्यूटर से किसी की जानकारी निकाल लेना, चोरी कर लेना, ये भी साइबर क्राइम के अंदर ही आता है। किस में आता है? साइबर क्राइम में ही आता है। कंप्यूटर अपराध भी कई प्रकार से किए जाते हैं, जैसे कि जानकारी चोरी करना, जानकारी मिटाना, जानकारी में फेरबदल करना, किसी की जानकारी को किसी और को दे देना, ठीक है, या कंप्यूटर के भागों को चोरी करना या उन्हें नष्ट कर देना। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? ये सब चीज़ें कंप्यूटर अपराध के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। साइबर अपराध भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्पैम ईमेलिंग करना, किसी को मेल भेजना कि भाई इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो अभी अभी बस कुछ ही मिनटों में आप करोड़पति या लखपति बन जाओगे, ऐसा करके, ठीक है। हैकिंग करना, मतलब किसी का फ़ोन, किसी का कंप्यूटर हैक कर लेना, ठीक है। फिशिंग फिशिंग मतलब होता है किसी व्यक्ति को फ़ोन करके फंसाना, उसका ओटीपी लेना और उसके अकाउंट से पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना, ये फिशिंग कहलाता है, ठीक है। किसी के कंप्यूटर में वायरस को डालना, ठीक है। किसी की जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त करना या किसी पर हर वक्त नज़र रखना, ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। अच्छा, साइबर क्राइम कितने प्रकार से किया जाता है, अब हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे प्रकार की अगर बात की जाए तो प्रकार में दो प्रकार हमने अभी मेनली देखे हैं। एक तो कंप्यूटर अपराध, और अब हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटर अपराध के प्रकार। देखो, अभी मैंने ऊपर भी बताया आपको कि जानकारी चोरी करना, किसी के कंप्यूटर से उसकी निजी जानकारी निकाल लेना, जैसे कि उपभोक्ता का नाम या पासवर्ड, ठीक है, या उपयोगकर्ता का नाम या पासवर्ड निकाल लेना, ये सब किसके अंदर आता है? कंप्यूटर अपराध के अंतर्गत आता है। जानकारी मिटाना, किसी के कंप्यूटर से जानकारी मिटाना ताकि उसे कोई नुकसान हो जाए, ठीक है, मतलब जानकारी मिटाना अपनी हेडिंग है, ठीक है। उसके अंतर्गत किसी के कंप्यूटर से जानकारी मिटाना ताकि उसे नुकसान हो या कोई ज़रूरी जानकारी ऐसी मिटा देना जिसकी वजह से उसे किसी अन्य प्रकार का नुकसान हो सकता है, तो ये भी किस में आता है? कंप्यूटर क्राइम में आता है। किस में आता है? कंप्यूटर क्राइम, मतलब कंप्यूटर अपराध में आता है। फेरबदल करना, मतलब जानकारी से कुछ मिटा देना या उसमें कुछ जोड़ देना, ये भी क्या है? ये कंप्यूटर क्राइम के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। किसी की जानकारी, सपोज कीजिए किसी की मार्कशीट है, अब किसी व्यक्ति ने उस मार्कशीट में उसका नाम चेंज करके अपना नाम लगा दिया, ठीक है, तो ये कंप्यूटर क्राइम के अंदर ही आएगा, ठीक है। बाहरी नुकसान,
भागों को नष्ट करना, मतलब किसी कंप्यूटर को नष्ट कर देना, उसे तोड़ना, या भागों की चोरी करना, मतलब उसके पार्ट्स को चोरी कर लेना, ठीक है, ये भी किस में आता है, ये सब कंप्यूटर अपराध के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं साइबर अपराध के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार से साइबर अपराध किए जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले स्पैम ईमेल, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को स्पैम ईमेल भेज करके, ठीक है, क्या किया जा सकता है, एक साइबर क्राइम किया जा सकता है। जैसे अनेक प्रकार के ईमेल आते हैं, ठीक है, जिसमें ऐसे ईमेल भी आते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। उन ईमेलों में सारे कंप्यूटर में खराबी आ जाती है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे ईमेल्स भेजे जाते हैं, स्पैम ईमेल्स, जिनके अंदर कुछ वायरस कोडिंग में रखा जाता है, और फिर जब वो आपके आपके कंप्यूटर में प्रवेश करते हैं तो वो आपके कंप्यूटर को इंटरनली हार्म करते हैं, आपके डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, चुराते हैं आपके डेटा को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये स्पैम ईमेलिंग के थ्रू की जा सकती हैं, ठीक है। बात करते हैं हैकिंग की, ठीक है। किसी की भी निजी जानकारी को हैक करना, जैसे कि उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और उसमें फेरबदल कर देना, ठीक है, ये सब हैकिंग कहलाता है। सपोज कीजिए किसी और का फ़ोन है और किसी तीसरे व्यक्ति ने जा करके उस फ़ोन को, मतलब किसी भी तरीके से अपने काबू में कर लिया। अब वो उसके सारे मैसेजेस पढ़ रहा है, फिर उसकी सारी जानकारी ले रहा है, ठीक है। कभी कभी जब वो अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा है तो जिसने हैक किया है वही किसी अगले को मैसेज कर दे रहा है, कुछ गलत एलिमेंट्स भेज दे रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब हैकिंग में होता है, ठीक है। साइबर फिशिंग की बात करें, किसी के पास स्पैम ईमेल भेजना ताकि वो अपनी निजी जानकारी दे और उस जानकारी से उसका नुकसान हो सके, ठीक। यह ईमेल आकर्षित होते हैं। ये ईमेल कैसे हो सकते हैं, हो सकता है कई बार ऐसा ऐसा भी पाया जाता है कि साइबर फिशिंग जब होती है तो जो ईमेल आते हैं उनके अंदर कुछ पॉर्न साइट्स और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो जो मतलब जो नहीं होने चाहिए, ठीक है। उस तरीके के एलिमेंट्स भी उसके अंदर होते हैं और लोग उससे आकर्षित होकर के उस पर क्लिक कर देते हैं। फिर उनको आर्थिक रूप से या मतलब कुछ डेटा के रूप में अपनी कुछ जानकारी उनके साथ फिर शेयर हो जाती है, फिर उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है, ठीक है। वायरस फैलाना साइबर अपराधी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर भेजते हैं जिसमें वायरस छिपे होते हैं। क्या होते हैं, वायरस छिपे होते हैं। ये मेल से भी भेजा जा सकता है, ईमेल से भी भेजा जा सकता है, और किसी लिंक के थ्रू भी भेजा जा सकता है। इसमें वायरस, वर्म, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक हॉर्स आदि वायरस शामिल होते हैं। यह आपके कंप्यूटर को काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, यह आपके कंप्यूटर को काफ़ी हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। ये आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने लगते हैं, ये वायरस जो ऐसे होते हैं। और कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो आपके पूरे कंप्यूटर को किसी और को कंट्रोल सौंप देते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बहुत ही बच के रहना है। अभी हम बात करेंगे कि इनके खिलाफ हम कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। सॉफ्टवेयर पायरेसी की मतलब किसी सॉफ्टवेयर की नकल तैयार कर सस्ते दामों में बेचना भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। इसमें सॉफ्टवेयर कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। इससे क्या होता है, सॉफ्टवेयर कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, साथ ही साथ आपके कीमती उपकरण भी ठीक से काम नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आप सपोज करिए जैसे कोई एक, मान लीजिए हमने अपना सिलेक्शन पॉइंट जो हमारा यूट्यूब चैनल है, हमने उसका एक ऐप बनाया, ठीक है। अब जब ऐप बनाया है तो फिर हम उसके यूज़ के लिए यूज़र्स को कुछ ऑफ़र करेंगे कि आप हमको इतने रुपए से, मतलब आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप हमारे सिलेक्शन पॉइंट के जो जो भी यूट्यूब चैनल है उसमें जो भी वीडियोस हैं या हमारे ऐप पर जो भी वीडियोस हैं, आप उसका एक्सेस ले पाएंगे। लेकिन अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी आकर के सिलेक्शन पॉइंट का एक दूसरा सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देती है और उसको एकदम फ्री कर देती है। तो अब आप ही बताइए कि हमारे वाले जिसमें हम चार्ज ले रहे हैं और जो सॉफ्टवेयर फ्री में सारा एक्सेस दे रहा है, ठीक है, तो लोग उसे लेना ज़्यादा पसंद करेंगे या हमारे हमारे सॉफ्टवेयर को? तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे सब कुछ फ्री मिलेगा लोग उसे ही लेना पसंद करेंगे। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो वो नकली सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, पायरेटेड सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाएगा। और इसे ही हम सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आगे अगर देखें तो फर्जी बैंक कॉल्स भी कई लोगों के पास आई होंगी कभी जीवन में, ठीक है। आपको जाली ईमेल, मैसेज या फ़ोन कॉल प्राप्त हो जो आपके
बैंक जैसा लगे, जिसमें आपसे पूछा जाए कि आपके एटीएम नंबर पासवर्ड की आवश्यकता है। क्या पूछा जाए? आपके एटीएम नंबर, क्या पूछा जाए? एटीएम नंबर, पासवर्ड की आवश्यकता है। ठीक है, किसकी? एटीएम और पासवर्ड की आवश्यकता है। और यदि आपके द्वारा उसे यदि आपके द्वारा यह जानकारी नहीं दी गई तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। इस तरीके से वो स्पैमर्स क्या करते हैं? इस तरीके से वो स्पैमर्स फंसाते हैं लोगों को। ठीक है, और कहते हैं कि अगर आप अपना एटीएम पासवर्ड नहीं देंगे तो आपका क्या होगा? आपका ये जो खाता है वो बंद कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? खाता बंद कर दिया जाएगा। या इस लिंक पर सूचना दें। क्या करें? जो वो लिंक भेजते हैं उस पर सूचना दें। याद रखें, किसी भी बैंक द्वारा ऐसी जानकारी कभी भी इस तरह से नहीं मांगी जाती है, और भूल कर भी किसी को भी इस प्रकार की जानकारी ना दें। और इंटरनेट या फ़ोन कॉल या मैसेज के माध्यम से तो बिल्कुल भी नहीं बतानी है। क्या नहीं करनी है? कभी भी इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई आपसे पूछता है कि आप यहाँ पर अपना एटीएम नंबर डालिए, फिर उसका ओटीपी जो आएगा वो आपको बता दीजिए, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये फर्जी कॉल्स होते हैं। ठीक है, और इनमें फंस करके बहुत सारे लोग अपनी जमा पूंजी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? अपनी जमा पूंजी नष्ट कर लेते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो आपको इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या कर सकता है? भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अफवाह फैलाना, ठीक है, ये भी क्या है? एक प्रकार का साइबर क्राइम है। ठीक है, बहुत से लोग सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइटों पर सामाजिक, वैचारिक, धार्मिक और राजनीतिक अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन यूजर्स उनके इरादे समझ नहीं पाते हैं। क्या करते हैं? जो यूज़ करते हैं उन सोशल साइट्स को, वो इसके इरादे समझ नहीं पाते हैं और जाने अनजाने में ऐसी लिंक्स को शेयर करते रहते हैं जिनमें मतलब किसी धर्म को लेकर के बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई हो या राजनीतिक अफवाहें फैलाई जा रही हो। लेकिन यह भी साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद की श्रेणी में आता है। किस में आता है? साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद की श्रेणी में आता है। अब देखिए, साइबर बुलिंग की बात की जाए, अगर साइबर बुलिंग क्या होती है? फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स और अशोभनीय कमेंट करना, मतलब उस पर जैसे कि आप मान लीजिए, आप फेसबुक पर किसी को अशोभनीय अशोभनीय मतलब किसी की डिग्निटी को हर्ट करते हुए कोई कमेंट करते हैं। ठीक है, तो उसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबर बुलिंग। मतलब आप ऑनलाइन जाकर के किसी को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? साइबर बुलिंग कहेंगे। इंटरनेट पर धमकियां देना, किसी का इस तरह से मजाक बनाना कि वो तंग हो जाए और वो परेशान होकर के आपकी कंप्लेंट कहीं और कर दे, तो इस चीज को साइबर बुलिंग कहते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं? साइबर बुलिंग कहते हैं। अब देखिए, इससे मतलब जो भी हमारा साइबर क्राइम है उससे जुड़े हुए कुछ क्षेत्राधिकार हैं। ठीक है, और कुछ प्रावधान हैं, उनके बारे में अभी हम देखेंगे, जो प्रकाश में आए थे लगभग सन 2000 में। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं सूचना तकनीकी कानून 2000 के अंतर्गत साइबर स्पेस में क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान। क्या? साइबर स्पेस में क्षेत्राधिकारी संबंधी प्रावधान। जैसे कि मानव समाज के विकास के नजरिए से सूचना और संचार तकनीकों की खोज को 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है। मतलब जब से हम मानव लोग हैं, अब मानव लोगों को बहुत सारी तकनीक की जरूरत पड़ती है। सपोज कीजिए, एक मोबाइल फोन ही हमारे लिए क्या है? एक तकनीक का काम करता है। कोई हमसे दूर होता है, हमें उसे उससे बात करनी है, कोई मैसेज भेजना है, कुछ मतलब कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ना ही पड़ता है। सामाजिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों, खासकर न्यायिक प्रक्रिया में इसके इस्तेमाल की महत्ता को कम करके नहीं आंका जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि सामाजिक विकास में अगर हम देखें तो सूचना और तकनीकी को मतलब किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जा सकता है, बल्कि इसके होने से ही हम लोग काफी तेजी से डेवलप कर रहे हैं। जैसे आज आप ये अगर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी एक सूचना एवं टेक्नोलॉजी का ही एक माध्यम है, जिसके थ्रू ये वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्योंकि इसकी तेज गति, कई छोटी मोटी दिक्कतों से छुटकारा, मानवीय गलतियों की कमी एवं कम खर्चीला होने जैसे गुणों के चलते यह न्यायिक प्रक्रिया को
विश्वसनीय बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। इतना ही नहीं, ऐसे मामलों के निष्पादन में जहां भी संबंध पक्षों के शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य ना हो, यह सर्वश्रेष्ठ विकल्प सिद्ध हो सकता है। मतलब सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का कहीं पर होना जो है ज़रूरी है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है, ठीक है? या वहाँ पर नहीं होना चाहिए उसको, तो वो घर बैठ कर के अपना काम कर सकता है। जिसका एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है वर्क फ्रॉम होम, ठीक है? ये सूचना एवं प्रसारण और सूचना का और टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा यूज़ हुआ है, वो हुआ है वर्क फ्रॉम होम में या बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा में, ठीक है? तो इसे हम किसी भी तरीके से इसको कम नहीं आँक सकते हैं। सूचना तकनीक कानून के अंतर्गत निम्नलिखित आरोपों की सूची निम्नवत है। ठीक है, क्या-क्या आरोप लगाए जा सकते हैं किसी व्यक्ति पर अगर वो कोई ऐसा साइबर क्राइम करता है, ठीक है? तो देखते हैं ज़रा इनको। जैसे कि कंप्यूटर संसाधनों की छेड़छाड़ की कोशिश करनी है कोई करता है, तो धारा 65 के अंतर्गत वो दोषी पाया जाएगा। कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश धारा 66 के अंतर्गत आती है, धारा 66 के अंतर्गत आती है। संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने के लिए दंड का प्रावधान जो है वो धारा 66 ए में है। कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को गलत तरीके से हासिल करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 66 बी में है। ठीक है, किसी की पहचान चोरी करने के लिए दंड प्रावधान जो है वो धारा 66 सी में है। ठीक है, अगर बात की जाए अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने के लिए जो दंड मिलेगा, ठीक है, वो धारा 66 डी में है। ठीक है, किसी की निजता को भंग करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 66 ई और साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान धारा 66 एफ में है। आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े प्रावधान वो धारा 67 में है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेक्स या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए जो दंड मिलता है वो 67 ए में है, जो वो धारा 67 ए में है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण जिसमें बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाया गया हो, इसमें जो सजा मिलेगी वो उसके लिए जो धारा निर्धारित की गई है वो है 67 बी। ठीक है, मतलब अगर कहीं पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी चल रही है, ठीक है, तो उसके लिए जो सजा मिलेगी वो 67 बी धारा में मिलेगी। ठीक है, मध्यस्थों द्वारा सूचनाओं को बाधित करने या रोकने के लिए दंड का प्रावधान धारा 67 सी में है। ठीक है, उसके बाद सुरक्षित कंप्यूटर पर अनधिकार पहुंच बनाने से संबंधित जो प्रावधान है वो धारा 70 में है। डाटा या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करना धारा 71 में है। आपसी विश्वास और निजता को भंग करने के से संबंधित प्रावधान वो धारा 72 ए में है। ठीक है, उसमें जो सजा मिलेगी, मतलब आपसी विश्वास या निजता को हम भंग कर देते हैं, मतलब हम कोई व्यक्ति हम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है और हमने उसके कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने किसी और को दे दी, तो इसे हम कहेंगे आपसी विश्वास या निजता को भंग करना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो सजा मिलती है वो धारा 72 ए में मिलती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन कर सूचनाओं को सार्वजनिक करने से संबंधित प्रावधान वो धारा 72 ए में होता है। किस में होता है? धारा 72 ए में उसकी सजा मिलती है। फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन धारा 73 के अंतर्गत सजा के लिए उपयुक्त रहेगा अगर आप कोई व्यक्ति किसी के डिजिटल फर्जी हस्ताक्षर कर देता है तो। ठीक है, तो फिर क्या होगा? उसको धारा 73 के अंतर्गत क्या होगा? सजा मिलेगी। क्या होगा? धारा 73 के अंतर्गत उसे सजा दी जाएगी। सूचना तकनीक कानून की धारा 78 में इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी को इन मामलों में जांच करने का अधिकार हासिल है। ठीक है, तो मतलब धारा 78 जो है वो कहती है कि इंस्पेक्टर स्तर के अगर पुलिस अधिकारी हैं तो वो ऐसे मामलों की क्या कर सकते हैं? वो ऐसे मामलों की छानबीन कर सकते हैं। अब देखते हैं आईपीसी भारतीय दंड संहिता। आईपीसी भारतीय दंड संहिता
में साइबर अपराधों से संबंधित प्रावधान कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए इन पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना आईपीसी की धारा 503 के तहत आता है और इसी के तहत आपका जो है मामला दर्ज होगा। ईमेल के माध्यम से ऐसे संदेश भेजना जिसमें मानहानि होती हो आईपीसी धारा 499 के अंतर्गत आता है। फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल आईपीसी की धारा 463 के अंतर्गत आता है। फर्जी वेबसाइट या साइबर फ्रॉड, ठीक है, आईपीसी धारा की 420 के अंतर्गत आ रहा है। चोरी छुपे किसी के ईमेल पर नजर रखना आईपीसी की धारा 463 के अंतर्गत आता है। ठीक है, वेब जैकिंग आईपीसी की धारा 383 के अंतर्गत आता है। ईमेल का गलत इस्तेमाल करना आईपीसी की धारा 500 के अंतर्गत आता है। दवाओं को ऑनलाइन बेचना, मतलब इलीगल रूप से, अगर आपके पास बेचने का लाइसेंस है तो आप उसको बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मतलब आप उसको इलीगली बेच रहे हो तो वो ड्रग्स के अंदर आ जाता है, तो फिर वो एनडीपीएस एक्ट, किसके, एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, हथियारों की ऑनलाइन खरीद बिक्री करना, इसमें आर्म्स एक्ट लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं साइबर आतंकवाद के लिए जो दंड का प्रावधान है वो है 66F में। किसमें है वो, धारा 66F में है। तो अब देखते हैं इसके अंदर आखिर क्या कहा गया है। साइबर आतंकवाद के मामलों में दंड विधान के लिए सूचना तकनीकी कानून 2000 में धारा 66F को जगह दी गई है। मतलब साइबर आतंकवाद, अगर कोई भी व्यक्ति साइबर आतंकवाद के कानून के अंतर्गत पकड़ा जाता है तो उस पे जो धारा लगेगी वो 66F होगी। क्या होगी, 66F होगी। अब वो किन किन केसों में लग सकती है उसके बारे में अब हम देखेंगे। नंबर 1, पहले आ, इसमें जो खंड है आ, भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा एवं संप्रभुता को भंग करने या इसके निवासियों को आतंकित करने के लिए। अब इनमें से अगर कोई भी काम किए जाते हैं इनमें से, ठीक है, तो फिर सजा के लिए वो पात्र होगा। ठीक है, देखते हैं जरा कौन कौन से काम है। किसी अधिकृत व्यक्ति को कंप्यूटर के इस्तेमाल से रोकता है या रोकने का कारण बनता है, या कोई व्यक्ति जो है अधिकृत रूप से किसी व्यक्ति को कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करने दे रहा है या उसको कंप्यूटर का इस्तेमाल करने से रोक रहा है या बाधा बन रहा है, ठीक है, तब भी वो क्या होगा, तब भी वो अपराधियों की श्रेणी में आएगा। बिना अधिकार के या अपने अधिकार का अतिक्रमण कर जबरन किसी कंप्यूटर के इस्तेमाल की कोशिश करता है। यदि कोई व्यक्ति अपना अधिकार दिखाते हुए किसी का कंप्यूटर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है बिना उसकी अनुमति के, ठीक है, तो भी वो क्या है, अपराध की श्रेणी में है। कंप्यूटर में वायरस जैसी कोई ऐसी चीज डालता है या डालने की कोशिश करता है जिसमें लोगों की जान को खतरा पैदा हो सकता है या आशंका हो सकती है या संपत्ति के नुकसान का खतरा हो सकता है या जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं में जानबूझकर खलल डालने की कोशिश हो या धारा 70 के तहत संवेदनशील जानकारियों पर बुरा असर पड़ने की आशंका हो। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये सब कुछ आ जाएगा आपके साइबर आतंकवाद के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, साइबर आतंकवाद के अंतर्गत आ जाएगा ये सब। ठीक है, अब देखिए इसी का जो खंड 2 है, मतलब बड़ा आ, ठीक है, अनाधिकार या अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए जानबूझकर किसी कंप्यूटर से ऐसी सूचनाएं हासिल करने में कामयाब होता है जो देश की सुरक्षा या अन्य देशों के साथ संबंधों के नजरिए से संवेदनशील हैं, या कोई भी गोपनीय सूचना इस इरादे के साथ हासिल करता है जिससे भारत की सुरक्षा एवं अखंडता एवं संप्रभुता, अन्य देशों के साथ संबंध और सार्वजनिक जीवन या नैतिकता पर बुरा असर पड़ता हो, या ऐसे होने की आशंका हो, देश की अदालतों की अवमानना हो, ठीक है, या मानहानि होती हो, ऐसा होने की आशंका हो, किसी अपराध को बढ़ावा मिलता हो या ऐसा होने की आशंका हो, किसी विदेशी राष्ट्र अथवा किसी व्यक्ति के समूह अथवा किसी अन्य को ऐसी सूचना से फायदा हो, तो उसे साइबर आतंकवाद का आरोपी माना जाएगा। ठीक है, किसका आरोपी माना जाएगा, साइबर आतंकवाद का आरोपी
माना जाएगा। ठीक है, तो अगर वो व्यक्ति साइबर आतंकवाद का आरोपी माना गया है तो फिर उसे क्या हो सकता है, उसे आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई जा सकती है। सिर्फ आशंका होने पर भी साइबर आतंकवाद के अंतर्गत उसको आजीवन कारावास की सजा भी मिल सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास किसी किसी व्यक्ति के साथ साइबर आतंकवाद या साइबर अपराध हो जाता है, तो फिर वो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 क्या है, 1930 पर कॉल किया जा सकता है। इसके अलावा साइबर अपराध से जुड़ी शिकायत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जिसको I4C कहते हैं, और I4C जो है उसका जो प्रस्ताव रखा गया था वो 2018 में रखा गया था। ठीक है, और 2020 में आकर के ये पूरे देश में साइबर क्राइम के खिलाफ जाकर के ये एक एजेंसी बन गई थी। ठीक है, जिसमें सारी की सारी शिकायतें साइबर क्राइम से रिलेटेड यहीं पहुंचती हैं। ठीक है, तो ये 2018 में इसका प्रस्ताव आया था और 2020 में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और एक एजेंसी बनाई गई जिसका नाम है I4C। ठीक है, इसकी वेबसाइट पर जाकर के भी क्या किया जा सकता है, ईमेल के थ्रू भी अपनी शिकायत को दर्ज किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जो I4C है इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ठीक है, तो I4C की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के कोई भी व्यक्ति अपने साथ हुए किसी भी साइबर फ्रॉड की जानकारी दे सकता है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, मुख्यालय इसका दिल्ली में है। मैंने अभी बताया आपको, मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, वो है दिल्ली में। ठीक है, और जो इसकी वेबसाइट है वो वेबसाइट जो है वो है साइबर दोस्त एट द रेट, मतलब साइबर दोस्त एट द रेट MHA.gov.in। ठीक है, इसकी वेबसाइट पर जा करके कंप्लेन के सेक्शन में जा करके कोई भी व्यक्ति अपने साथ हुए किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड की जानकारी दे सकता है। ठीक है, और आप अगर गौर करेंगे तो ये जो 1930 नंबर है, 1930 नंबर, ठीक है, ये अब हर एक बैंक के ट्रांजैक्शन के बाद नीचे दिया होता है और उसमें लिखा होता है कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड हुआ है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, किस पे, 1930 नंबर पर। ठीक है, तो आज हमारी वीडियो में बस इतना ही था। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और हमारा ये जो प्रोग्राम है इन फोकस, नई सोच नई अप्रोच, ठीक है, ये आपको पसंद आ रहा होगा। इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिल रही होंगी। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ अब हम अगला टॉपिक जो लेकर के आएंगे वो आज से कुछ दिनों बाद लेकर के आएंगे। ठीक है, और क्योंकि जानकारी इकट्ठा करने में भी काफ़ी टाइम लगता है और जानकारी इकट्ठी करनी होती है, उनको वेरीफाई करना होता है, तब जा करके ये जानकारी हम आप तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, जो भी करना चाह रहे हैं उसको उसके प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड रहें। ठीक है, हर चीज़ को सोचे समझे फिर उसके बाद ही किसी चीज़ के प्रति झुकाव अपना दिखाएं। ठीक है, जो आपने टारगेट बनाया है वो उसके प्रति हमेशा ही समर्पित रहें। ठीक है, हमसे जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, इसी आशा के साथ मैं आज यहीं पर रैप अप करता हूँ। ठीक है, हम मिलेंगे अगली वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।